आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था। शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत आज खत्म हो रही है, जिसे बीते बृहस्पतिवार को 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी आगे की रिमांड नहीं मांगेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछली सुनवाई में केजरीवाल की 7 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें 1 अप्रैल को दिन में 11 बजे अदालत में पेश करना होगा। ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा के समक्ष पेश किया, क्योंकि उनकी वर्तमान हिरासत बृहस्पतिवार को समाप्त हो रही थी। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं और अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक को ईडी ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ईडी के आधारों पर नहीं, जिसके लिए एजेंसी उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने के अनुरोध कर रही है। रैली में विपक्षी दलों को मांग को रखते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई रोकनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के तरफ से रामलीला मैदान से 5 सूत्री मांगे रखी गई है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तत्काल की रिहाई की मांग भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ महारैली में मंच से इंडिया गठबंधन की तरफ से ये मांगे रखी। विपक्ष ने कहा कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई रोकनी चाहिए। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तुरंत रिहाई की जाए। चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि केवल सर्किल इंस्पेक्टर को ही क्यों निशाना बनाया है और क्या यह कोई साजिश थी। रविवार को तेलंगाना के सत्तुपालम मंडल में चंद्रपालम गांव के पास कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस टीम साथ एक सर्किल इंस्पेक्टर पर खम्मम आरक्षित वन क्षेत्र में भीड़ ने हमला कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों का जमीन के एक हिस्सों को लेकर दूसरे समूह से तनाव हो गया था। दोनों समूहों के बीच झड़प की सूचना पर 10 से लेकर 15 पुलिस कर्मियों के साथ साथ वन अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। सर्किल अधिकारी को क्यों निशाना बनाया गया यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि उनमें से एक समूह ने हाल ही में नियुक्त पुलिसकर्मी के नागरिक कपड़े पहने हुए थे और उसकी बाइक से नीचे खींच लिया और उसे मुक्कों से पीटा। वही दूसरा पुलिसकर्मी उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा था। क्लिप में आगे दिखाया गया है कि आदिवासी सर्किल अधिकारी के पीछे जा रहा है, जबकि वर्दीधारी पुलिसकर्मी सर्किल इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं केवल सर्किल इंस्पेक्टर को ही क्यों निशाना बनाया है और क्या यह कोई साजिश थी। नवंबर 2022 में एक वन अधिकारी चालमला श्रीनिवास राव पर आदिवासियों द्वारा लाठी और चाकू से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर ने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी। वन रेंज अधिकारी चलमला श्रीनिवास राव की हत्या में शामिल 2 लोगों को अगस्त 2023 में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश पटेल वसंत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
असम के मुख्यमंत्री ने यह बयान तब दिया जब उन्होंने शनिवार को गुवाहाटी में राज्य बसपा मुख्यालय का दौरा किया और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। देश में लोकसभा चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2026 तक असम कांग्रेस में हिंदू नहीं रहेगा। उन्होंने कहा 2026 तक असम कांग्रेस में कोई भी हिंदू नहीं रहेगा और लगभग सभी मुसलमान भी 2032 तक पार्टी से अलग हो जाएंगे। हम रविवार को राजीव भवन में एक ब्रांच खोल रहे हैं जिसे महानगर बीजेपी कहा जाएगा। इस दौरान कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। असम के मुख्यमंत्री ने यह बयान तब दिया जब उन्होंने शनिवार को गुवाहाटी में राज्य बसपा मुख्यालय का दौरा किया और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, गुवाहाटी में राज्य बसपा मुख्यालय में 126 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की एक बैठक हुई। कांग्रेस के 3 सदस्य शनिवार को बसपा में शामिल हुए, अन्य रविवार को बसपा में शामिल हो गए। मैं मजूली जाऊंगा और वहां 1 अप्रैल को साइकिल रैली के साथ मेरा चुनाव अभियान शुरू होगा। राज्य में मुस्लिम सोसाइटी के कल्याण के बारे में बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं उनके समाज को सुधारने के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई मुस्लिम युवा मेरा समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि आप फेसबुक पर देख सकते हैं कि वे सभी इसका स्वागत करते हैं, कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। व्यवस्था में कमी हो सकती है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों के सुधारा जा सकता है। पीएम मोदी ने ये बातें तमिलनाडु के न्यूज चैनल तंती टीवी के दिए 1 घंटे के इंटरव्यू में कही। प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक होने से पार्टी को झटका लगा है। रविवार को बसपा ने यूट्यूब चैनल पर इस इंटरव्यू को जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनाई तो पता चल पा रहा है कि कौन सा पैसा किसने कब और किसको दिया। जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा। पीएम से पूछा गया कि विपक्ष सरकार पर ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने आरोप लगा रहे हैं। इस पर पीएम ने कहा, हमने ईडी की स्थापना नहीं की, ना ही हमारी सरकार पीएमएलए कानून लाई है। पिछले महीने ही तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ाई गई है, जिसके बाद इसका दाम बढ़कर 1795 प्रति सिलेंडर हो गया था। तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर और 5 किलो एफटीएल की सिलेंडर की कीमतें कम कर दी है। सूत्रों ने बताया कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 30.50 रुपये कम की गई है। दिल्ली में 1 अप्रैल से इसकी कीमत 1764.50 होगी। 5 किलो एफटीएल की कीमत अब 7.50 रुपये कम हो गई है। 1 मार्च को तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ाई गई है, जिसके बाद इसका दाम बढ़कर 1795 प्रति सिलेंडर हो गया था। बता दें कि 1 फरवरी को इंडियन गैस सिलेंडर की कीमतें मेट्रो शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अलग अलग थी। 1 मार्च के बाद से सभी मेट्रो शहरों में इंडियन गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। मार्च में सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ को 3,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया था। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है। अधिसूचना के मुताबिक घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया गया था, लेकिन डीजल के निर्यात पर लगाने वाले कर को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया गया था। इसके अलावा पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगने वाले कर को पहले की तरह 0 रखा गया था। हालांकि फिलहाल सिलेंडर की कीमतों को कम करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा के काफिले पर कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में बसपा नेता और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के समर्थकों ने हमला किया। उन्होंने कहा, उनका निशाना उदयन गुहा है क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे मुझे बैठा देंगे तो उनके लिए यह आसान हो जाएगा। ऐसे ही घटना आज दिनहाटा में हुई। उनके इशारे पर हमला किया गया। हमने साफ देखा कि उनके इशारे के बाद उनके गुंडे लाठी
डंडे लेकर आ गए और मुझ पर हमला कर दिया। वह उस दौरान हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने इशारा किया और फिर मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया है। আমি তো বলছি যে ওর টার্গেট হচ্ছে উদয়ন গুহ 1 নম্বরের টার্গেট, কারণ ও জানে যে উদয়ন গুহকে যদি বসিয়ে দিতে পারি তাহলে আমার অনেকটা সুবিধে হয়ে যাবে। কিন্তু এই করে তো আর বসানো যায় না। আমাদের এত নেতা কর্মী আছে, কেউ বসে থাকবার জন্য রাস্তায় নামেনি, কিন্তু টার্গেটটা করেছে আমাকে। বিশেষ করে আজকে দিনাটায় যে মিছিল হয়েছে দেখার পরে ওর তো কয়েকদিন ঘুম হবে না। তার ফলে এই যে খেপার মতো আচরণ করছে। দিনাটাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। আজকেও ওর ইশারাতে ওই একইভাবে আক্রমণ হলো। পরিষ্কারভাবে আমরা দেখলাম যে ও ইশারা করলো, তার ফলে পেছন থেকে এবং সামনের থেকে ওই ওদের যেসব গুন্ডারা লাঠি হাতে ছিল তারা ছুটে এসে আক্রমণ ভাঙচুর শুরু করলো। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्सों में चक्रवात ने कहर बरपाया। बारिश और ओलावृष्टि के कारण जान माल को भारी नुकसान हुआ। 31 मार्च को मौसम के मार के कारण कम से कम 5 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बीच हिस्सों के चक्रवात ने कहर बरपाया। बारिश और ओलावृष्टि के कारण जान माल को भारी नुकसान हुआ। 21 मार्च को मौसम के मार के कारण कम से कम 5 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक घायल हो गए। JGMCH के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि 49 लोग भर्ती है और 170 से अधिक मरीज आपातकालीन विभाग में भर्ती है। एक्स पर जाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रभावित परिवारों का समर्थन देने और उन्हें मुआवजा देने के आश्वासन किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए जलपाईगुड़ी का दौरा किया और अस्पताल में पीड़ितों से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने जलपाईगुड़ी में तूफान से निपटने के लिए राजभवन में एक आपातकालीन कक्ष भी स्थापित किया। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 21 मार्च को देश में गोहत्या के प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए बसपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पूरा देश में हिंदुओं ने मतदान किया, उनके शासन के 10 साल हो गए हैं। इस स्थिति में हर पार्टी चाहे बसपा हो या कांग्रेस का दृष्टिकोण एक ही है। हमने बसपा को चुना और दायरे बढ़ गए हैं, तो तब से कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी है। हिंदुओं को स्पष्टता के लिए वोट करना चाहिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है। बीजेपी को किस तरह से देखते हैं आप पश्चिम बंगाल में अगर पावर में? भाई हम पूरे देश में देख रहे हैं। हम अभी गौ हत्या की बात कर रहे हैं। गौ हत्या बंद करने के लिए उन्होंने हम लोगों को कहा था। सब पूरे देश के हिंदुओं ने वोट दिया, लेकिन 10 साल हो गए केंद्र में शासन करते हुए। कई जगह पे उनका प्रदेशों में भी शासन हुआ, लेकिन गौ हत्या तो बंद नहीं की। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, हमारे लिए तो सब एक जैसी हो गई। कोई फर्क हो तो बताइए। जब कांग्रेस के शासन में गौ हत्या हो रही थी, हमने कहा कि हटा देंगे तुमको, हम बीजेपी को लाएंगे। बीजेपी को ले आए, वो भी तब भी बल्कि बढ़ोतरी हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए तो कांग्रेस भाजपा इस समय बिल्कुल भेद रह ही नहीं गया है हमारे लिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुओं को परिष्कार के लिए वोट करना पड़ेगा। मगर बीजेपी तो सनातन की बात कहती है, राम मंदिर बनाया। देखिए, बात कहना अलग बात है और करके दिखाना अलग बात है। जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं उतरता है, आपके आचरण में नहीं आता है, तब तक केवल आपकी वाणी से हमको क्या लाभ हो जाएगा। आप खूब हिंदू हिंदू कहो, लेकिन गाय काटते रहो तो हम कैसे आपको हिंदू मान सकेंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल के साथ गठबंधन पर बोलते हुए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव लगातार मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वह चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ कालीन बेचते रहे और उनके लिए नारे लगाते रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव के एमवाई फैक्टर में सिर्फ वाई है और वो वाई के लिए ही काम करते हैं। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि हमें इस गठबंधन की घोषणा करने में देरी हुई है, लेकिन हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। आगे मुख्तार अंसारी को मौत के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उनका परिवार पहले से ही सवाल उठा रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें अंदर रखा गया है। ये क्या था ना, वो पीडीए जो अंग्रेजी में था, ओनली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ख़त्म। ग्राउंड पे कुछ नहीं था, ना एक अंदरूनी को कमिटमेंट था, ना उसको अमली जामेनामा पहना उसका मकसद था। ये जो बनाया गया है, ये हकीकी मानों में सामाजिक न्याय के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा क़दम होगा। उत्तर प्रदेश की तारीख़ में एक बड़ा इनकलाबी ख़दम होगा और इससे आप देखेंगे कि सिर्फ ये पार्लियामेंट के चुनाव को सामने रखकर नहीं बनाया गया है, इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट चुनाव में भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा और आने वाले विधानसभा तक हम लोग हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा और वो जो दूसरे दो पार्टी उनके साथ काम करेंगे। आपका जो एम है ए के लेके कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि मौके पे देखा गया, कभी उन्होंने ए से अगड़ा बताया, आधी आबादी बताई, अल्पसंख्यक बताया, तो क्या मतलब उनको डर रहता था कि वो मौके पे बीच में एम वाई फैक्टर का उन्होंने बयान कहे का एम वाई, खाली वाई फैक्टर काम करता है वहाँ पर। नहीं कहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है, एम कहाँ पर, वहाँ ए टू जेड अलायंस कहाँ है वहाँ पर? वो तो सिर्फ वाई की वाही में ही रहते हैं। अगर वो दिल बड़ा करते और वाकई में उस पर काम करते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता, मगर उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। भाई आपकी ही पार्टी का लोकसभा का मेंबर है, आपकी लोकसभा का लीडर है और आप बदतमीज़ी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी, दो लोगों को बी फॉर्म देते हैं और आखिर खत में उनको बोलते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। आपका पार्टी का लीडर है। आप मुरादाबाद की सीट आपने कमज़ोर कर ली, रामपुर में आप एक नया तमाशा करते हैं, आपको घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों के, आप मुंह नहीं खोलते, इनकाउंटर में गोलियां मार मुंह नहीं खोलते आप, हाँ, गिरफ्तारियां होती हैं आप मुंह नहीं खोलते और आप सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा चौधरी, वोट दो। भाई एक तरफ बीजेपी है, वो तो मुस्लिम वोट चाहिए नहीं।